अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस्लामाबाद में। और शाम में क्लिनिक करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और केयर प्लस हॉस्पिटल G8 मरकज़ में। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम एक कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसको मिर्गी कहते हैं, झटका कहते हैं, या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है और एक रफली स्टडीज़ के मुताबिक अबाउट 2 मिलियन 20 लाख लोग को पाकिस्तान में झटके की बीमारी है। और इसी तरह बच्चों में बड़ी कॉमन है, अबाउट 0.5 to 1%, मीन्स हर 100 बच्चों में एक बच्चे को झटके की बीमारी है पाकिस्तान में। अब इसके अगर झटका होता है क्या, या एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी इज़ अ रिकरेंट सीजर्स एक्टिविटी, ठीक है, कि दिमाग में मुख्तलिफ सिग्नल्स करंट्स पास हो जाते हैं और बार बार झटके होते हैं, तो हम इसको एपिलेप्सी कहते हैं। और अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है, एक इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक टाइप्स के, किसी एपिलेप्सी किस तरह प्रेजेंट करती है उस तरह। इटियोलॉजिकल की तरफ चले जाए तो कहते हैं कि सबसे कॉमन इडियोपैथिक है, जिसका कोई कॉज मालूम नहीं होता। आजकल इसको जेनेटिक कॉज भी कहा जाता है कि आपने जेनेटिक जिनसी टेस्ट करने होंगे और फिर उसके कॉज का पता चलेगा, क्योंकि जेनेटिक्स में भी बड़ी कॉमन है, फैमिली की वजह से भी और डीन्यू म्यूटेशन, नई नई म्यूटेशंस की वजह से भी, तब्दीलियों की वजह से। और इसी तरह फिर ऑर्गेनिक कॉजेज़ आते हैं कि कॉजेज़ की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। किसी बच्चे में दिमाग सही नहीं बना तो उसको झटके की बीमारी है। इसी तरह पोस्ट मेनिंजाइटिक सिक्विली है, किसी बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हुआ उसकी वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, ठीक है। किसी बच्चे को किसी भी गर्दन तोड़ बुखार के अलावा या ब्रेन मालफॉर्मेशन के अलावा फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, ठीक है, वो भी इसमें आ जाती है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हैं एपिलेप्सी के जिसमें इनको हो जाता है। इसी तरह अगर हम उसकी तरफ जाए, पुरानी क्लासिफिकेशन की तरफ, एक पुरानी क्लासिफिकेशन है जिसमें यही कहा गया कि पार्शियल सीजर्स कौन से हैं, ठीक है, और इसी तरह कम्प्लेक्स सीजर्स कौन से हैं, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कौन से हैं, फिर उसमें अपने अक़साम, ठीक है, कि एब्सेंट सीजर्स कौन से हैं, माइक्रोनिक सीजर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह की क्लासिफिकेशन है। लेकिन आजकल जो न्यू क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल लीग ऑफ अगेंस्ट एपिलेप्सी जो है 2017 में, वो कहते हैं कि फोकल है, कि एक ख़ास जगह पे हो, एक ख़ास साइड पे हो, दिमाग के ख़ास जगह में हो। इसी तरह जनरलाइज्ड है, फिर फोकल और जनरलाइज्ड है, और एक है अननोन जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो इस तरह भी क्लासीफाई किया गया है। हम कॉमन एपिलेप्सीज को स्टडी कर लेते हैं कि कॉमन कौन से हैं। अगर हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी का कहें तो उसमें ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो है, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर जिसमें होते हैं कि जिसम अकड़ भी जाता है और फिर रिलीज हो जाता है, अकड़ जाता है फिर रिलीज हो जाता है, टॉनिक और क्लॉनिक जिसको हम कहते हैं। तो एक ग्रैंड माल एपिलेप्सी हम इसको कहते हैं। इसी तरह अगर जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की किस्म में, ये तो ग्रैंड माल है। दूसरा है एब्सेंस या पीटेड मॉल एपिलेप्सी, जिसमें एक बंदा जो है या एक बच्चा जो है बिल्कुल 10-15 मिनट के लिए एक स्टेरिंग गेज कर लेता है, आंख एक जगह रोक लेता है, और जो भी स्टिमुलाई हो, जो भी चीज़ हो, उसको कुछ पता नहीं चलती और एकदम एनवायरनमेंट से वो बेखबर हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो ये ग्रैंड माल एपिलेप्सी है। और फिर आंखें इसी तरह ब्लिंक करता है, या इसी तरह लिप्स स्मैकिंग कर लेता है होंठों से, जो उसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। इसी तरह एटॉनिक सीजर्स है कि एक बंदा एक साइड पे खड़ा हो और एकदम गिर जाता है, अपना टोन लॉस कर लेता है, ये तो इसको हम एटॉनिक सीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक में ये चीज़ें आती है। इसी तरह जो सिंपल सीजर है जिसको हम पार्शियल सीजर्स कहते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर सिंपल और कम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल वो होते हैं कि एक साइड पे हो और उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ना हो। पार्शियल और कम्प्लेक्स उसको कहते हैं जो एक साइड के हो लेकिन उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स है। इनको हम इन सब को भी फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं फेब्राइल फिट से, जो बुखार के झटके हैं जो 6 माह से लेकर 5 साल की उम्र तक हो जाते हैं। तो ये भी एक अक़साम है। हम अगर आते हैं इसमें सिंड्रोम्स है बड़े कॉमन जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों में जो होते हैं। बच्चों में एपिलेप्सी एक बताई जाती है कि बहुत से एज लिमिटेड होती है और बहुत सारे एपिलेप्सी के टाइप्स अपनी उम्र के हिसाब से ठीक हो जाते हैं। जिस तरह विस सिंड्रोम है, इन्फेंटाइल सीजर्स है, ठीक है, हम विस सिंड्रोम के जो सलाम लाइक सीजर्स होते हैं, बच्चे सलाम की तरह बिल्कुल हाथ इस तरह सक करते थे, ऐसा लगता है कि सलाम कर रहे हैं। और उसमें जब आप EEG करते हो तो उसमें हेप्स एरिथमियाज़ या बर्थ सप्रेशंस आ जाती हैं, और इसी तरह उसमें डेवलपमेंटल डिले होता है बच्चों में। तो उसको इसी तरह एक और किस्म है जिसमें हम बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें सेंट्रो टेम्पोरल स्पाइक्स होती है कि सेंट्रल में और टेम्पोरल रीजन में एकदम स्पाइक्स हो जाती है, ठीक है, 3 हर्ट्ज तक।
और हम इसको बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी कहते हैं। ये भी तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और एडोलेसेंस बलूगत से पहले मोस्टली ख़त्म हो जाती है और इसकी भी अच्छी प्रोग्नोसिस है। इसी तरह और बच्चों में होते हैं सब माइक्रोनिक एपिलेप्सी है, जुवेनाइल माइक्रोनिक, जो जवानी की उम्र आ जाती है जिसमें एकदम झटके होते हैं, माइक्रोनिक जर्क्स होते हैं, तो उसको हम जुवेनाइल माइक्रोनिक एपिलेप्सीज कहते हैं। इसी तरह हम एब्सेंस सीजर जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब की कि 10 to 15 सेकंड्स की ड्यूरेशन से कम होती है और बच्चे की बिल्कुल गेज़ एक जगह पर रुक जाती है, तो हम इसको एब्सेंस सीजर्स कहते हैं। ये हाइपर वेंटिलेशन से एग्जैसरबेट होते हैं, जब बच्चा हाइपर वेंटिलेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, तो ये हो जाता है और इसमें भी 3 हार्ट स्पाइक्स हमारे पास आ जाते हैं। हाँ, इसी तरह जो है एक दो और सिंड्रोम भी है, ड्रेविड सिंड्रोम है, जिसका फेब्राइल फिट्स से ताल्लुक है और इसमें SCN1 म्यूटेशंस देखी गई है। इसी तरह हमारे पास जो बाकी सिंड्रोम है, लिनक्स गेस्टाउट सिंड्रोम है, एक ऐसी एपिलेप्सी है जिसमें फोकल सीजर्स भी हो सकते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स भी हो सकते हैं और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सीजर्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक किस्म है। तो दीज आर ऑल द सीजर टाइप्स। हम प्रेजेंट किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि बच्चा जनरलाइज टोन ज़्यादा करे और क्लोनस पर हो जाए, बच्चा सिर्फ टॉनिक हो या क्लोनिक हो, बच्चा साइकिलिंग पेडलिंग करता हो, अगर एक्सिपिटल लोब इन्वॉल्व है तो विजुअल हेलुसिनेशन हो, आंखों की मसला हो, ठीक है। इसी तरह हमारे फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो तो इसमें मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, जिस तरह जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक वगैरह चीज़ें हो। टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी हो सकती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोब्स के इन्वॉल्व के साथ ये मुख्तलिफ हो जाती है। किसी बच्चे में छोटा बड़ा पेशाब चला जाता है, किसी में डिजाऊ फीलिंग्स आती है पहले से, किसी को मुसलसल उल्टी पेट दर्द की सूरत में, किसी को एक साइड के झटके हो जाते हैं, ठीक है, किसी को एक साइड से लेकर सारे जिस्म के झटके हो जाते हैं, किसी को बिल्कुल सिर्फ मसल्स के ग्रुप्स के झटके होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सीजर्स की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये वाला है। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं हम, इसमें EEG कराते हैं जिसमें हमें टाइप का पता चल जाता है कि क्या है, आए जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक है, आए से बर्स्ट सेपरेशन है, सेंट्रोटेम्पोरल स्पाइक्स हैं, 3 हर्ट्ज वेव पैटर्न है, तो हमें उसमें पता चल जाता है। और साथ में हम फिर अगर ज़रूरत हो तो मेटाबॉलिक प्रोफाइल करते हैं जिसमें सीरम बायो, जिसमें हम कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, उन सब चीज़ों को देखते हैं। और इसी तरह हम MRI ब्रेन भी करा लेते हैं, उसमें भी ब्रेन मॉलफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ को, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिंपल है। सबसे पहली बात कि पहले प्रिवेंशन है। जब भी किसी बच्चे को या बड़े को झटका डायग्नोस हो जाए तो कुछ चीज़ें हैं उसको रिस्क फैक्टर है, उसको ख़राब कर देती है, तो उसे अवॉइड करना है। जिस तरह हम कहते हैं कि पानी के पास उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एकदम उधर झटका हो और वो गिर जाए पानी में तो मौत हो सकती है। आग के साथ नहीं होना चाहिए, आग में गिर सकता है। उसको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जब तक 2 साल से झटके से फ्री ना हो और अपने मेडिसिन के साथ कंप्लाइंस ठीक हो, क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो सकता है। छत पे उसको नहीं होना चाहिए, वो छत से गिर सकता है। तो ये चीज़ें हैं हमें एपिलेप्सी के बच्चों में और बड़ों में अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें ड्रग कंप्लाइंस का बड़ा रोल है कि दवाई को टाइम पे खा लेना चाहिए और फिर डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना चाहिए हर 6 माह से लेकर साल तक। दवाई इसमें मुख्तलिफ हैं। आजकल सबसे कॉमन ड्रग और जो फर्स्ट लाइन इस्तेमाल होता है, जो पहले भी था, सोडियम वॉलप्रोएट है, लेकिन जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स है तो लेवेसिसिटेम यूज़ होता है, जो डरेस और इन सब के नाम से याद आ जाता है। इसी तरह हम पार्शियल सीजर्स में कार्बामेज़ेपिन यूज़ कर सकते हैं, ईथोसक्सामाइड एब्सेंट सीजर में, बाकी पर लेमोट्रेजिन, लेकोसामाइड, ठीक है। और इसी तरह सलाम सीजर में हम यूज़ कर सकते हैं एसेट वैगाबेट्रिन, ACTH, और ये मुख्तलिफ चीज़ें हम मुख्तलिफ टाइप्स में टोपारामेट यूज़ कर सकते हैं। तो एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए यही मैसेज है कि कभी अपनी दवाई नहीं छोड़ें, रिस्क फैक्टर्स ख़तरे वाली जगह पे नहीं चल जाए, अपने डॉक्टर के साथ कंप्लायंस ठीक रखें, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें इसको एग्जैसरबेट करती है उनको अवॉइड करें। थैंक यू।